हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विरोध कुमार। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। एनसीईआरटी की किताब तो नहीं है हमारे पास, पर एनसीईआरटी क्या सवाल है हम यहाँ पे बता रहे हैं। प्रश्नावली चल रही है 3.3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म हम हल कर रहे हैं। और हमारे पास है अरिहंत की किताब, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके प्रश्न हल सहित। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाएंगे, कैसे करना है पूरे हल करके बताएंगे। है पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की जो बात कही गई है, हमने प्रतिस्थापन विधि को एक बार पहले भी आपको समझाया था, अच्छे से समझाया था। इस बार फिर हम पहले प्रश्न को हल करके दिखाएंगे कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया करना होता है। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि का जो नाम है ना, उसी में इसके सारे राज छुपे हुए हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखना। प्रतिस्थापन यानी कि एक के स्थान पर दूसरे को रखना, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। यही प्रतिस्थापन विधि है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है x + y = 14, x - y = 4। और इस प्रश्न को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया है प्रश्न को। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 लिखना चाहिए था। अतः इन दोनों समीकरणों से किसी एक समीकरण को उठाएंगे। हम हमेशा समीकरण 1 को लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम जिसको लिख सकते हैं दिया है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। हम जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना शुरू करते हैं तो हम समीकरण 1 को लेते हैं और यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू यहाँ पे x का मान y के पदों में एक लिखने का तो तरीका होता है। कक्षा 9 में बहुत अच्छे से समझाया गया था, उससे पहले भी आपको बार बार मिलता ही रहा है। और जिनको भी ये नहीं मालूम है, अगर आपको x का मान निकालना है तो x को एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ बराबर के उस पार भेज दीजिए। बस 14 इधर पहले से है, y इधर आने के बाद प्लस से माइनस में हो जाएगा। बहुत ही आराम से बस हो गया। यहाँ पे इतना जो करना था ये हो चुका है। इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। ये समीकरण 3 है। x का मान हम समीकरण में 2 में रखेंगे। तो हमने 1 से निकाला था ये सारा चीज़, तो हम 2 में रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे क्या रखेंगे भैया? x - y है, तो x की जगह पे देखिए प्रतिस्थापन मतलब x के स्थान पर इसको जो भी उसकी वैल्यू मिली है वो रखना। तो हम यहाँ पे 14 - y रख रहे हैं। किसकी जगह पे? x की जगह पे। फिर -y जो था वो रहेगा बराबर 4, जैसा था वैसा ही रहेगा। अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, 14 - y था, माइनस से इसमें कुछ पूरा भाग तो होना नहीं है क्योंकि पीछे लगा है। और यहाँ पे बराबर 4 हो गया। 14 को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। y और y दोनों लोग माइनस में है तो इसलिए -2y हो जाएगा। और 4 माइनस ये हो जाएगा 14। यहाँ पे -2y है, यहाँ पे -10 बन गया। 4 में से 14 घटाने पर -10 हो गया है। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, माइनस को काट देते हैं। आप चाहे तो 2 को बट्टे में भेज कर काटिए या फिर यहीं से काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। और ये 5 बार गया तो y बराबर आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। बहुत ही आराम से आपको इसका उत्तर मिल गया। यहाँ पे y की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? y का मान ये समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर है 14 - y था, y की जगह पे हमने 5 रख दिया, तो हमको कितना मिल गया? 9 मिल गया। तो हमें यहाँ पे अतः समीकरणों के जो हल हैं वो क्या है? आपको हल x बराबर 9, y बराबर 5 है। बस ये हो गया। अब पहले प्रश्न में कुछ और प्रश्नों की अगर बात करें
तो आपको यहाँ पे एस टी से संबंधित ये बटे वाली गिनती मिल जाती है। बटे वाली गिनती में कुछ भी बड़ा नहीं करना, बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई में भी ऐसी गिनतियाँ दी गई हैं, यहाँ पे दशमलव वाली गिनतियाँ दी गई वैसे ही रहेगा, अंडर रूट वाली गिनतियाँ दी गई बिल्कुल वैसे होगा, और यहाँ पे बटे वाली फिर से दिए गए तो ये भी वैसे ही होगा जैसे आपको करना है अभी तक हमने बताया। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल आए, पर आपको सीख लेना होगा कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। आपको जोड़ घटाना अगर नहीं आता है बटे वाला तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, पर ये कक्षा 5 में ही सिखा दिया जाता है भिन्न का जोड़ और घटाना। तो वही सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी बड़ा नहीं करना है। अगर आप चाहें तो मैं 5वें सवाल को जहाँ पे अंडर रूट दिया गया उस सवाल को बताना चाहूँगा। तो चलिए इस अंडर रूट वाले सवाल को थोड़ा सा बताते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सवाल को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हम समीकरण 2 से अगर उठाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, यहाँ पे माइनस दिया गया है इस वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो झमेला थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पे माइनस दिखाई देता रहेगा। बट आप चाहे जिससे शुरू कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पिछले टाइम समीकरण 1 से किया था, अभी समीकरण 2 से करते हैं। आप किसी से भी करेंगे कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, बस आप गलती ना करें, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ पे हम अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 8 वाई बराबर 0 रखते हैं। इस गिनती को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 8 वाई हो जाएगा। बस हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 और यहाँ पे वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 कह देंगे। अब एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से एक्स को निकाला है तो हमको 1 में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर समीकरण 1 से ये निकाला है तो 2 में रखना है, 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। कभी भी वही से निकाल के वही में मत रखना। अगर मन करे तो एक बार रख के देख लेना, मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए तो ठीक है बोलना। अभी आप क्या करो कि यहाँ से हमने जो 2 का मान निकाला है 2 में वापस रख के देखो तो क्या आता है भाई, मज़ा आएगा, ठीक, करके देखना एक बार। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में रखने की बात कर रहे थे, अंडर रूट 2 वहाँ पे x था, x की जगह पे यही वाला छाप देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x है, x की जगह पे ये छाप देते हैं, क्या है, अंडर रूट 8 बटे 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे y रख दिया प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0 कर दिया, और कुछ नहीं, बस हो गया। अभी क्या करना है, ये देखिए ये पूरा हिस्सा है, अब इसका गुणा जो हो रहा है वो आप समझ लीजिए। देखिए अंडर रूट के अंदर जब ऐसे लगा रहता है अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 8 हो रहा है, तो हम आराम से ऐसे अंडर रूट 2 गुणते 8 कर सकते हैं। तो 8 दूना अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो इसका हो सकता है अंडर रूट 16 बन गया बटे अंडर रूट 3। अभी देखो एक चीज़ ये भी होता है, अंडर रूट 16 बटे अंडर रूट 3 जो बन रहा है, हम इसको अंडर रूट 16 बटे 3 भी ऐसे कह सकते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया y प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा अभी देखो बहुत ज़्यादा मज़ा वाली चीज़ होने वाली है, देखते हैं। जाओ भाई, क्या होने वाला है, बराबर 0 हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी करोगे, ठीक है, इधर तिरछा कूड़ा करा के भी देख लेते हैं। वैसे कुछ भी करोगे तो एक ही चीज़ मिलने वाली है, 4 एकम 4 प्लस 3। इधर देखिए इन दोनों का जो गुणा होगा वो अंडर रूट 3 गुणते 3 बराबर 3 त्रिका 9 अंदर हो जाएगा, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे 3 मिलेगा बराबर 0 है। 3 1 यहाँ पे देखो y गुणते 4 3 7 बटे अंडर रूट 3 बराबर 0 हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अभी निकालनी है। नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो y बराबर 0 गुणते अंडर रूट 3 बटे 7 होगा। अभी देखो यहाँ पे जो 0 में गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि 0 ही होता है, बस हो गया 0, ठीक। अब कितना भी यहाँ पे कर लो, यहाँ पे हमको देखते ही लग गया कि 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मटेरियल y के साथ गुणा करके यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये उधर जाके गुणा करेगा तो 0 ही होना तय था। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो हो रहा है वो 0 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे रखते ही क्या हो जाएगा, ये फिर से y का मान जब 0 रखेंगे पूरा गुणा करके 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है,
0 ही मिल रही है। बिंदु अब लंबा नहीं लिखने वाला, आप वो समझ लीजिए। बस ये हो गया। ओके, तो ठीक है, अब पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहा गया है कि 2x + 3y ठीक बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, जिससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx + 3 में हो, मतलब हो। बस ठीक है, बहुत ही सिंपल से काम है। इन दोनों को समीकरणों को रख करके हल करना है। एक बार हल करके मैं दिखाता हूँ। अब की बार देखिए, पूरा प्रोसेस नहीं लिखने वाला कि क्या लिखना है, क्या दिया है, क्या नहीं। जैसे इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर वगैरह वगैरह हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई लोग, यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है, दोनों समीकरणों को लिख लिया है। ये पहला समीकरण होता है, ये दूसरा समीकरण होता ही है। और इन दोनों को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन चैप्टर ही चल रहा है। उसके बाद y बराबर mx + 3 में रखना है। वो y और x की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे 2x को इधर रखेंगे, 11 - 3y हो जाएगा। इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। x बराबर 11 - 3y अपॉन 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 3 बन जाएगा। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें रखने का प्रयास कर रहे हैं, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से हमने ये निकाला है। तो भाई 2 गुणते x की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, 11 - 3y अपॉन 2 और -4y और इक्वल टू -24। अब देखो भाई, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे बड़े आराम से, ये कटने के लिए ही बने थे। ठीक है, कट जाएंगे, ये कट गए। कटने के बाद क्या मिला, 11 - 3y - 4y बराबर -24 हो रहा है। यहाँ पे 24 लिखा है। अब क्या करना है, 3y और 4y जोड़ करके -7y हो जाएंगे। 11 उधर जाएगा, देखिए माइनस इधर 24 है, इधर -11 हो जाएगा। ये इधर आने के बाद इसके आगे प्लस, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। जोड़ेंगे, 4 1 5 और 2 1 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 × 5 = 35 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो y बराबर आपको 5 मिल गया। अब यही y बराबर जब 5 मिल चुका है, तो हमको क्या करना है, समीकरण में रखना है, किसमें, 3 में, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो 11 - 3 है, गुणते हम कर देंगे 5/2। तो 3 y था, तो 3 गुणते 5 हो गया। तो 11 - 5 आई, यहाँ पे 15 हो रहा है, /2 करेंगे। 11 में से 15 घटाने पर -4 बचता है भाई, /2 करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल गया है। और यहाँ पे x बराबर हमको क्या मिल गया, -2 मिल गया। बस आंसर हो चुका है, लगभग पहुंच चुके हैं। लेकिन हमको y बराबर mx + 3 में जाना था, तो हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे y का मान सीधा सीधा रखेंगे, जो आया था 5, और यहाँ पे m गुणते यहाँ पे -2 रख देंगे x का मान, और यहाँ पे +3, और बस हो गया। 3 को इधर पहुंचा देंगे, तो ये 5 - 3 हो जाएगा। और यहाँ पे -2m रहेगा, यहाँ पे घटाने के बाद 2 और ये -2m, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस इधर ला देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि माइनस इधर आने के बाद प्लस होना चाहिए, बट आप ये समझिए कि दोनों तरफ हमने माइनस से गुणा किया, ताकि ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एक माइनस में आ गया। ओके, तो ये रहा, ये सवाल हो चुका है, बहुत ही आसान सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न जो है बहुत ही बड़ा होने वाला है, बिकॉज ये तीसरे प्रश्न में कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे 6 टोटल क्वेश्चन है। तो 6वें क्वेश्चन को तो नहीं हल करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया दे देंगे कि कौन से सवाल को आपको कैसे करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 2 समीकरण बड़े आराम से बन जाएंगे। अंतर 26 दिया, एक संख्या x, एक दूसरी संख्या y मानिए, x - y बराबर 26 लिख दीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपने x - y किया था, तो x बराबर 3y कर दीजिए। सिंपल से 2 इक्वेशन बन चुके हैं, बड़े आराम से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। करने की कोशिश करेंगे तो बनेगा, नहीं कोशिश करेंगे तो आप जाहिर सी बात है अटके रह जाएंगे। ओके, तो जितना आपको समझाया है उस हिसाब से कीजिएगा।
आएगा, सब कुछ आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। और कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बट यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा छोटा सा छोड़ दिया कि आसान सवाल है, आप कर पाएंगे। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संपूरक की बात की जा रही है, तो एक कोण x मानिए, दूसरा y मानिए। एक कोण x, दूसरा y, और दोनों का योगफल आप 180 के बराबर करेंगे, क्योंकि जो संपूरक होते हैं वो 180, उनका योगफल 180 होता है। और x माइनस वाई बराबर 18 कर देंगे, दो समीकरण बन गए। हल कीजिएगा, बड़े आराम से आएगा। और अगर हम तीसरे प्रश्न की ओर चलें, जो तीसरे का तीसरा वाला पार्ट है, कहा गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद, यानी कि बल्ले को x मान लीजिए, गेंद को y मान लीजिए, 7x 6y बराबर यहाँ पे 3800 कर दीजिए। और 3 बल्ले हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750 कर दीजिए। और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, बड़े आराम से आएगा। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला वाला प्रश्न, यहाँ पे कहा गया एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 105 है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? तो भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए इसको हल करके समझाता हूं, और यहाँ पे सवाल को आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे सवाल को हमने थोड़ा सा अजीब तरीके से टिका के रखा है। अब बस यूँ समझो कि यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो पहले बात तो एक फिक्स भाड़ा है जो आपसे लेंगे ही लेंगे, इतना रुपए प्लस जितना किलोमीटर आप जा रहे हो उतना हर किलोमीटर का जोड़ते जाएंगे। आप क्या मान लो, जो फिक्स भाड़ा है, ठीक है, जो फिक्स है, नियत है, ठीक है, नियत भाड़ा। आप टेम्पो पे बैठ गए, 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का अगर 2 रुपये ले रहे हैं तो आपको फिक्स भाड़ा जो 10 रुपये मान लेते हैं तो 10 दो 12 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर और जाते तो 2 ही रुपये बढ़ेगा, लेकिन 10 रुपये तो आपको देना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 10 4 14, ये ऐसा सिस्टम है। तो नियत भाड़ा जो है 100 रुपये आप मान लो, 100 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे। अब जितने, और यहाँ पे जो प्रति किलोमीटर की बात हो रही है ना, प्रति किलोमीटर पे, ठीक है, वो क्या है, y रुपये आप मान लो। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो आपको ये फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10y करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। तो बराबर कितना हो गया आपका, 10 किलोमीटर जाने का 105 रुपये हो गया, ये हो गया। और 15 किलोमीटर कोई जा रहा है तो x वो फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा, 15y बराबर कितना हो गया, 155 हो गया। ये क्या हो गया, ये दूसरे के लिए हो चुका है, बस हो गया। अब उसके बाद 25 किलोमीटर जो जाने वाली बात हो रही है वो हम बाद में चेक कर लेंगे। फिलहाल बस इसमें हम हल करेंगे। ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, दोनों समीकरण हमको मिल चुके हैं। हम यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर हम हल करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 105, ठीक है, 105 माइनस 10y मिल जाएगा। और यहाँ पे हम उठा कर रखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे। तो भैया समीकरण 2 की जगह हम 2 में x की जगह पे क्या रख देंगे, ये 105 माइनस 10y हमने रख दिया। साथ में क्या है, प्लस 15y है, प्लस 15y ठेल दिया, और बराबर 155 था वो हमने रख दिया। अभी यहाँ पे कोष्टक में जो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से परहेज यहाँ पे, यानी कि माइनस कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। तो बाकी चीज़ों को हमने इसे छाप दिया, कोष्टक लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5y, 15 बड़ा है इसलिए प्लस में रहेगा। 105 को उधर भेज देंगे तो 155 माइनस 105 हो जाएगा। तो भाइयों 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 0 गया 5, 50 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे। 1 में 1 गया, खत्म हो गया। और 5y बराबर 5 से काट देंगे तो मिलेगा 10। यहाँ पे y बराबर क्या मिल गया, 10 रुपये। यानी कि यहाँ पे y जो मिला है वो 10 रुपये मिला है। यानी कि हमने क्या माना था, प्रति मिनट किलोमीटर पे जो किराया हो रहा है कि 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपये लग रहे हैं, वो तो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं वो किराया जो फिक्स है। क्या फिक्स है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे समीकरण जो 3 बनाया था हमने, 105 माइनस 10y,
105 माइनस 10 y था, y की जगह पे हमने 10 रख दिया है। तो 105 माइनस 10 हो गया, घटाने पे कितना मिल गया, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, तो घटाने पे कितना मिल गया, 5 रुपए। तो 5 रुपए क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप 5 रुपए आपको देने ही देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 5 रुपए तो फिक्स वाले देना पड़ेंगे, प्लस 10 रुपए किलोमीटर वाले देने पड़ेंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 15 रुपए। 2 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे आप 25 किलोमीटर जा रहे हो, तो 25 किलोमीटर अगर आप जाओगे, ठीक है, 25 किलोमीटर वाली बात कर ले, तो पहले फिक्स किराया आप दे दो, यानी 5 रुपए आपने दे दिया। फिर 25 किलोमीटर जा रहे हो तो 10-10 रुपए के हिसाब से जोड़ लो, तो कितना हो गया, 25, यहाँ पे कितना हो गया, 250 हो गया, और जोड़ने पे कितना हो गया, 255 रुपए हो गया। ये 25 किलोमीटर जाने का खर्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस सवाल को करना है। तो मेरे प्यारों, अगली जो सवाल है 5वीं नंबर सवाल, उसमें अंश और हर की बात कर रहे हैं। तो अंश और हर में भिन्न में आपको अंश को x और हर को y मान लेना है। शर्त जैसी कह रही है, अब हम शर्त भी नहीं पढ़ने वाले हैं, शर्त जैसा कह रहा है हमको वैसे ही बना करके आप सवाल को हल करना है। आप करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इसको बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि ये बड़े आराम से आ जाएगा। जैकब की आय और उसके पुत्र की आय वाली जो छठी सवाल है, ये इससे रिलेटेड हमने सवाल बता दी थी, बट ये भी ये सवाल आपको वैसे ही समीकरण आपको बना लेना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना तो आपको समझा ही चुके हैं। तो यहाँ पर तो हो चुका है खत्म। तो ओके भाई, खत्म होते होते ये पूरे तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पे बस इतनी ही सवालें थी, और इन सवालों को बड़े आराम से आप कीजिएगा। यहाँ पे मैं आखिरी सवाल पे थोड़ी सी और रोशनी डालना चाहूँगा, प्रकाश रोशनी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी 5 वर्ष बाद। अच्छा 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे आपको जैकब की वर्तमान आयु मानना है x, पुत्र की वर्तमान हो जाएगी y। 5 साल बाद प्रथम शर्त में आएंगे, जैकब में x में 5 जोड़ेंगे और पुत्र y में भी 5 जोड़ देंगे, ठीक है। और पुत्र में 3 से गुणा करके, यानी कि y वाले में 3 से गुणा करके x वाले के बराबर कर देंगे। ऐसे में पहला समीकरण मिलेगा। और 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 5 घटा देंगे दोनों में। और उसके बाद यहाँ पे 7 गुने की बात कर रहे हैं तो 7 से गुणा कर देंगे पुत्र वाले में, तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। बड़े आराम से बन जाएगा भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कई बच्चे होते हैं जिनकी क्षमताएं कमज़ोर हैं, इतना आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, तो भाई उनके लिए मैं आपको इतना ही बता दूं कि इस पूरी प्रश्नावली में जितने सवाल हैं, अगर आपने एक सवाल भी अपने से कर ली, जो कमज़ोर हैं भाई उन्होंने एक सवाल भी अपने से कर ली, तो समझ लो आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। बिकॉज आपने उस चीज़ को समझ लिया जो इसका बेस है। आपने बेस में ये समझ लिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करना है, समीकरण को हल कैसे करना है, बस इतना सा समझ लो। ये वाली चीज़ें कल सीख लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आज ही सब कुछ खत्म हो। अच्छा, जिनको आसान लगता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। दिल से बहुत बहुत आपको बधाई कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पता नहीं क्या क्या कीजिए।